पापा जी, आपकी पेंशन में हमारा भी हिस्सा है, चीखते चिल्लाते हुए बोली पूजा। अपनी छोटी बहू पूजा की बातें सुन गुस्से में चीख पड़े रमेश जी। कैसा हिस्सा बहू? मेरी अपनी कमाई है, मेरी मर्जी, मैं किसे दूँ किसे ना दूँ। और वैसे भी तुम अपने पति के साथ जाती क्यों नहीं? रुको, अभी फोन करता हूँ, मैं राम को बुलाता हूँ और कहता हूँ कि लेकर जाए तुम्हें यहाँ से। कहते हुए रमेश जी राम को फोन लगाकर कहते हैं, राम, अपनी पत्नी को लेकर जाओ, हमारी बस की बात नहीं है उसके खर्चे देखना। पापा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? बहू है आपकी, और ऐसा भी कौन सा खर्च कर दिया उसने जो आपसे उठाया नहीं जा रहा? एक साड़ी और बच्चे के लिए कपड़े ही तो बोल रही है ना। बेटा, बात यहाँ साड़ी और कपड़े की नहीं है। तुम्हारी पत्नी को हमारी दी हुई कोई चीज पसंद नहीं आती है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम खुद ही लेकर जाओ उसे। और वैसे भी जब तुम बाहर हो, बाहर रहकर नौकरी करते हो, तो पत्नी को घर पर छोड़ने का क्या मतलब है? शादी किए हो ना, तो ले जाओ अपने साथ रखो। पापा, आपको पता है ना, बार बार एक बात बोलने की जरूरत क्या पड़ती है? जानते हैं ना, मेरी सैलरी इतनी नहीं है कि मैं परिवार के खर्चा चला पाऊंगा। 4 लड़कों के साथ किराए का कमरा लेकर रहता हूँ। परिवार लाने का मतलब है अलग व्यवस्था, और उतना नहीं कर पाऊंगा मैं। क्यों नहीं कर पाओगे राम? क्यों नहीं कर पाओगे? तुम्हारी शादी को 2 साल हो गए, लगातार तुम्हारे मुंह से यही सुनता आ रहा हूँ कि तुम अपने परिवार के खर्चे नहीं उठा पाओगे। करते क्या हो सारे पैसों का? अरे, हम तो नहीं मांग रहे ना पैसे, ना खुद के लिए ना तुम्हारी माँ के लिए। मैं तुम्हारी माँ और अपना खर्चा खुद देख लूंगा। कम से कम तुम अपना परिवार तो देख लो। रमेश जी जब राम को कहते हैं, राम अपनी पूजा को लेकर जाओ, पूजा जाने को तैयार ही नहीं होती और ना ही राम उसे ले जाना चाहता। असल में राम और पूजा की नज़र रमेश जी की पेंशन पर थी। उन दोनों को ही लगता था कि रमेश जी अपने सारे पेंशन बस बड़े बेटे और बहू पर ही खर्च करते हैं, उनके नाम से पैसे जमा करते हैं, हमारे लिए तो कुछ करते ही नहीं। जिसके चलते ही पूजा अपने पति के साथ रहने भी नहीं जाती। उसका 1 साल का बेटा था, वो अपने बेटे का सारा खर्चा और खुद का रमेश जी से ही मंगवाती थी। बेटे के नहाने का साबुन, क्रीम, पाउडर, कपड़े, डायपर, खुद के लिए डेली यूज के सामान, सब कुछ रमेश जी से मंगवाती थी। इसके बावजूद भी उसे संतोष नहीं होता था। आए दिन किसी न किसी बात को लेकर वो रमेश जी से लड़ पड़ती। एक दिन ऐसे ही रमेश जी बैठे चाय पी रहे थे, तभी पूजा रमेश जी को एक पर्ची देते हुए कहती है, पापा जी, ये कुछ सामान है, लेते आइएगा। रमेश जी ने पर्ची देखी तो उसमें डायपर, ड्राई फ्रूट्स और छोटी मोटी चीजें थी। लिस्ट पढ़ने के बाद रमेश जी ने हैरानी से कहा, छोटी बहू, ये डायपर और ड्राई फ्रूट्स तो अभी 10-12 दिन पहले ही लेके आया था ना? हाँ तो पापा जी, खत्म हो गए ना। क्या खत्म हो गए बहू? तुम्हें पता है 5,000 के ड्राई फ्रूट्स थे, बड़ा पैकेट डायपर का था, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गए? इतना सुनते ही मुंह बनाते हुए तपाक से बोल पड़ी पूजा, पापा जी, 5,000 में कितने ड्राई फ्रूट्स आते हैं? बच्चा ही तो खाता है ना, कौन सा मैं खाती हूँ? बहू, तुम्हारा बच्चा 1 साल का है, अभी से इतना ड्राई फ्रूट्स वो खा पाएगा? कैसे खिलाती हो? इतना तो मैं बड़ी बहू को लाकर दे दूँ तो वो पूरे महीने चला लेगी, और तुम्हें 15 दिन भी मुश्किल हो जाता है। इतना सुनते ही पूजा आग बबूला हो गई। बड़ी भाभी से कंपेयर उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा पापा जानबूझकर बड़ी भाभी के सामने मुझे नीचा दिखाते हैं। पापा जी, आप बस भैया और भाभी के ही खर्चे देखेंगे, मेरा पति नहीं रहता यहाँ, तो आपका फर्ज नहीं बनता कि आप मेरे पास जो सामान नहीं है वो लेकर आए? कौन सा सामान नहीं लाता मैं तुम्हारे लिए बहू? जो मंगवाते हो वो लेकर आता हूँ कि नहीं? और तुम्हें बस ज़्यादा चिंता बड़ी बहू को लेकर हो रही है, तो आज तक मैंने उसके लिए कभी कोई चीज़ भी नहीं लाया, और ना ही वो बेचारी मंगवाती है, उसका पति खुद लाता है। हाँ तो पापा जी, उनका पति उनके पास है, मेरे पति मेरे पास नहीं है ना,
तो मैं किससे कहने जाऊंगी? आप ही लाएंगे ना? हाँ बहू, ठीक है, समझ गया मैं तुम्हारी बात, लेकिन हर चीज की लिमिट होती है। तुम्हें तो जाने क्या हो गया है, पूरे महीने का सामान लाकर दे दो तो भी तुम 15 दिन में ही खत्म कर देती हो। इतनी लूट मची है तुम्हें। तो एक काम करो, अब से तुम अपने खर्च के पैसे खुद ही ले लिया करो और अपना सामान मंगा लिया करो। इसके बाद 1 रुपया भी मैं तुम्हें नहीं देने वाला। कहते हुए रमेश जी अपने कमरे में जाकर सर पकड़कर रोते हुए अपनी पत्नी पूनम जी से कहती है, पूनम, ये हमने कौन से जन्म का पाप किया था जो बुढ़ापे में ये दिन देखने को मिल रहा है? हमारी उम्र के माँ बाप बच्चों की शादी करा के ये सोचते हैं कि चलो हमारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई, बच्चे अपने अपने गृहस्थी में मन लगा लेंगे, लेकिन यह बच्चों की बजाय जिम्मेदारियां दिन पर दिन मेरे ऊपर ही बढ़ती जा रही है। मेरे बच्चे तो मेरे खून का एक एक कतरा पीने पर उतारू हो गए हैं। पति को दुखी रोता हुआ देख पूनम जी रो पड़ी। नहीं जी, आप दुखी मत होइए, अगर आप ही हार मान जाएंगे तो फिर मैं कैसे रहूंगी? आपके ही भरोसे तो हूँ। आपका ये रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एक ही बेटा बहू तो नालायक निकले हैं ना, एक तो कुछ नहीं कहते हैं ना। पूनम जी ने रमेश जी को समझाने की कोशिश की। असल में रमेश जी के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा पंकज और उसकी पत्नी अंजलि। पंकज घर पर ही रहकर नौकरी करता था, साथ साथ माँ बाप की घर की जिम्मेदारियां भी उठाता था। और छोटा बेटा राम, वो बाहर रहकर नौकरी करता था। रमेश जी सरकारी नौकरी करते थे, अच्छी खासी तनख्वाह थी, इसलिए पेंशन भी अच्छी खासी मिल जाती थी। उनके घर में सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन जब से पूजा शादी करके इस घर में आई है, उसकी नज़रों में रमेश जी की पेंशन खटकने लगी थी। उसे ऐसा लगा कि रमेश जी अपनी सारी पेंशन उठाकर बड़े भैया और भाभी के नाम से जमा करते हैं, उनके बच्चों के नाम से जमा करते हैं, घर के खर्च चलाते हैं। बड़े भैया की जितनी भी तनख्वाह है वो सब बैंक में ही रहती है, उन्हें तो 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और मेरे पति वहाँ पर अपना सारा खर्चा खुद देखते हैं। पापा जी तो उन्हें पैसे भी नहीं भेजते, बस अपने हिस्से के पैसे के लिए पूजा ने भी यहीं पर खूंटा गाड़ लिया। पति के साथ जाने का नाम ही नहीं लेती। उसने साफ साफ राम से बोल दिया कि जब तक बेटा पढ़ने लायक नहीं होगा तब तक मैं यही रहूंगी। राम भी पूजा का ही जोड़ीदार निकला, वो भी पैसों का ही लालची था। उसकी नज़र भी अपने पापा की पेंशन पर ही रहती थी, जिसके चलते वो घर पर पूजा और अपने बच्चे के लिए कभी भी 1 रुपया नहीं भेजता था। सारी जिम्मेदारी रमेश जी की ही थी और रमेश जी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते थे। लेकिन इसके बावजूद भी पूजा को जाने कैसी लूट मची थी। रमेश जी अगर उसे महीने का सामान ला कर देते तो 15 दिन में ही खत्म कर देती, जैसे कि फ्री का माल हो। और जब दिमाग में ही आ जाए कि फ्री का माल है तो उस समय खपत भी ज़्यादा हो जाती है। बच्चे के नाम पर पूजा महीने में 5,000 के ड्राई फ्रूट्स मंगवाती थी, जबकि 1 साल का बच्चा ड्राई फ्रूट्स क्या ही खाएगा। लेकिन फिर भी पूजा की जिद थी तो चाहिए। गर्मी का दिन था, फिर भी बच्चे को हाफ पैंट पहनाने की बजाय डायपर पहना कर ही रखती थी। ऊपर से आए दिन उसकी माँ की तरफ से किसी न किसी का बर्थडे, किसी न किसी की शादी, कुछ न कुछ लगा ही रहता था। कभी नानी के यहाँ, कभी चाचा के यहाँ, कभी ताई जी के यहाँ, कभी बुआ के यहाँ, कभी मौसी के यहाँ। कोई भी रिलेशन ऐसा नहीं बचा था जहाँ पर उसका आना जाना ना होता हो। और जब इतनी बड़ी रिश्तेदारी है तो खर्च भी लगेंगे ही। आए दिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता ही रहता था और हर जगह पूजा को गाड़ी करके ले जाना, लेकर आना, पैसे रुपए के खर्च रमेश जी के बजट से ही बाहर हो रहे थे। ऊपर से पूजा जब भी कहीं जाती तो उसे हर बार नई साड़ियाँ चाहिए होती, चाहे उसके पास कितनी भी साड़ी हो, लेकिन साड़ी नई होनी चाहिए। ऊपर से बच्चे के लिए भी नए कपड़े, जहाँ जा रही है वहाँ के लिए मिठाइयाँ, गाड़ी के पैसे, वहाँ का खर्च करने के लिए पैसे, और महीने में तो उसका 1-2 जगह आना जाना हो ही जाता था। रमेश जी परेशान हो गए थे पूजा के हरकतों से।
आज की लड़ाई थी बस इसी साड़ी और कपड़े को लेकर। जो रमेश जी रो पड़े थे, उनको रोता हुआ देख, दुखी देख, पूनम जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, देखिए जी, आप इतना मत सोचिए, आपकी बीपी हाई हो जाएगी, बीमार पड़ जाएंगे। तो क्या करूं पूनम, तुम ही बताओ क्या करूं? कब तक मैं इज्जत की खातिर अपने आप को पीसता रहूं? अरे तनख्वाह नहीं पाता हूं मैं, पेंशन ही तो आती है ना, उसमें तुम्हारी दवाई मेरी दवाई, अब थोड़ा बहुत जो कभी घर के लिए सामान लाता हूँ वो। बड़ी बहू के लिए तो आज तक मैंने कुछ भी नहीं लिया है, वो बेचारी मुझसे कुछ मंगवाती ही नहीं। अपने मन से मैं कुछ ला कर दूं तो अलग बात है, वही उसके बिल्कुल अलग। छोटी बहू ने तो जीना ही दुश्वार कर रखा है। क्या करूं समझ में नहीं आता। कभी कभी तो जी में आता है घर छोड़कर भाग जाऊं। नहीं जी, आप इतना परेशान मत होइए, अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब मैं करूंगी। आपको इतना परेशान नहीं देख सकती। अब तक सोच रही थी कि बच्चे नादान है, समझ जाएंगे, लेकिन अब उन्हें समझाना पड़ेगा। कहते हुए पूनम जी रमेश जी के फोन से तुरंत राम को फोन लगाकर कहती है, राम एक काम कर, तू अपनी बीवी को अपने पास ले जा या इसे इसके मायके भेज तू। माँ की बात सुन राम हैरान हो गया। माँ कैसी बातें कर रही हो आप? पता है ना आपको, मैं यहाँ पर अभी उसे नहीं ला सकता, नहीं किया है मैंने ऐसी व्यवस्था। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैं उसे उसके मायके ही भेज देती हूँ, और जब तू अपना परिवार संभालने लायक हो जाएगा तो उधर से ही लेकर चले जाना। हमारे यहाँ भी लाने की जरूरत नहीं है, हमारी तरफ से तू पूरा फ्री है। माँ ये कैसी बातें कर रहे हो? वो मायके भला क्यों जाएगी, अपना घर होते हुए भी? अच्छा अपना घर, उसने कब इसे अपना घर समझा बेटा? और एक बात बताओ, जब उसे महीने में 3-4 बार अपने मायके की रिश्तेदारी में ही जाना है, रिश्तेदारी ही निभानी है, तो इससे अच्छा है वो मायके में ही जाकर रह ले। यहाँ पर तो उसने कोई फर्ज नहीं निभाया, कम से कम मायके की रिश्तेदारी का ही फर्ज निभा दे, और उसके बाद अब तुम देख लेना कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि इसके आगे मुझसे उम्मीद मत करना। कहते हुए पूनम जी ने फोन काट दिया। राम हैरानी से फोन को ही देखता रह गया। अगले दिन ही रमेश जी ने पूजा को उसके मायके विदा कर दिया। धीरे धीरे 1 महीना हो गया। पूजा के मायके में भी लोग उल्टी सीधी बातें करने लगे, जिससे पूजा परेशान हो गई। पूजा राम के लाख कहने पर भी रमेश जी पूजा को वापस ससुराल नहीं ले आए, तो हार कर मजबूरी में इज्जत की खातिर राम को पूजा को अपने साथ लेकर जाना पड़ा। दोस्तों, पूनम जी का ये फैसला आप लोगों को कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।